अपनी जनतंत्र के लिए, अपने संविधान के लिए। नीतीश कुमार जी ने जो बैठक बुलाई है उसके लिए कांग्रेस नहीं जा रही है, तो क्या ये जो विरोधी दलों का जो अच्छा, हमको तो नहीं बताया भाई कांग्रेस ने। आपको कब बताया? न्यूज ऐसे आ रहे हैं कि कांग्रेस नहीं जाने नहीं, अगर आपको बताया तो फोन करके बता दो ना सबके लिए। सर, अमेरिका में राहुल ऐसा तो कोई, हमें तो कोई सूचना नहीं है। राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा है कि 80 के दशक में दलित और सिखों पर बहुत ज्यादा जुल्म होता था, उसी तरह से आज मुसलमानों पर देश में जुल्म हो रहा है। अमेरिका में राहुल गांधी ने बताया। अच्छा, हमने सुना नहीं। हमने सुना नहीं है भाई, कौन किधर क्या कहता है उस सबके बारे में हमसे क्या टिप्पणी मांग रहे हो? देश की हालत पूछिए आप। हाँ, के सामने पर्याप्त नेतृत्व पोजीशन का है, वो है, लोगों में भ्रम है कि मोदी को टक्कर देने वाला। सॉरी, थोड़ा अगर विलम्ब हो गया हाँ तो माफी चाहता हूँ। सुबह सुबह निकले दिल्ली से, सोलापुर तक आना और फिर वापस जाना कल सुबह तक के थोड़ा कठिन होता है। मतलब हम तो ऐसे नहीं है ना जिनके पास अपनी प्राइवेट प्लेन है, सरकारी माध्यम से आते हैं। ठीक, तो मतलब मुख्य आप जब वोट डालते हो, डालते किसको? नेता भी है नहीं, आप वहाँ के कैंडिडेट को डालते हो ना। व्यक्ति कैंडिडेट है। एक जमाने में इंदिरा गांधी के नाम पर वोट देते थे, अम्मा बोल के। अभी मोदी के नाम पर चल रहा है। तो महापालिका जो स्थानीय स्वराज्य संस्था है वहाँ पे भी मोदी को आना पड़ता है और लोग मोदी को देख के वोट देते हैं। वही दिल्ली के म्युनिसिपल इलेक्शन में आए, वही बोल रहा हूँ, वहाँ पे भी आए। अब चेहरा देखिए ना, जितनी राजनीति में हम भी गुजरे थे, एक जमाना ये भी था, वाजपेयी का मुकाबला कौन था कि नहीं? शाइनिंग इंडिया, फील गुड फैक्टर, वाजपेयी को ये आना है, अब उसको कोई टक्कर नहीं है। क्या हुआ? 10 साल मनमोहन सिंह साहब थे प्रधानमंत्री की नहीं, है ना? तो सवाल वो नहीं है लोगों के सामने। सवाल ये है कि उनकी खुद की जिंदगी कैसे बेहतर होगी या उसकी रक्षा कैसे होगी, और लोग उस हिसाब से वोट डालेंगे। किसी के चेहरे को देख के नहीं या किसी की आरे को देख के नहीं, क्योंकि उस जमाने में वाजपेयी साहब से ऊंचा कोई था नहीं देश में नेता। ये सरकारी संस्थाओं का वो दुरुपयोग का हालत ये पहली बार देख रहे हैं, उस समय नहीं था। उस समय नहीं था, बात बिल्कुल सही है। और उस दुरुपयोग करते हुए विपक्षी पार्टियों के ऊपर दबाव जो डालकर उनको चुप करवाने का जो कोशिश चल रहा है। क्योंकि आज देखिए एक नया रिवाज शुरू हो गया देश में, चुनाव कोई भी जीते भाजपा सरकार बनाएगी। अब यही हो गया। अब ये है देश का जनतंत्र, मोदी साहब के चलते हुए उनके नेतृत्व में। अब ये अगर जनतंत्र को इस तरीके से करें आप, या राजाभिषेक करिए या फिर आप चुनाव हारिए और सरकार बनाइए, तो ये होगा। ये जरूरी है बिना इस संवैधानिक व्यवस्था को बचाए हुए, बिना अपने देश के अंदर जनतंत्र और धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य जो भारत है, जो संविधान कहता है, उसको बिना बचाए हुए आज अपने देश को हम सुधारने की बात आगे है, लेकिन पहली बात है कि बचाना। तो इसलिए हम सभी सेकुलर पार्टियों से, डेमोक्रेटिक पार्टियों से हमारी अपील ये है कि साथ मिलकर आज अपने देश को बचाना है, संविधान को और जनतंत्र को बचाने के लिए आगे आए। तो बातचीत चल रही है, चर्चाएं हो रही है, मतलब विपक्षी पार्टियों के बीच में। और ये सिलसिला कि हर स्टेट में, हर प्रदेश में यही कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम गैर भाजपाई वोटों के अंदर बंटवारा कम से कम हो या ना हो। तो इसकी प्रयास जो है ये हर स्टेट में, स्टेट की जो वहाँ की ठोस परिस्थितियां है उसके आधार पर ये निर्धारित किया जाएगा। अब 12 तारीख को नीतीश कुमार जी ने एक मीटिंग बुलाया है पटना में। अब इस तरीके से मीटिंगें कई सारे होंगी पर आने के सामने, तो कौन बुलाया कौन है नेता, मतलब सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि सलाह मशवरा जो है ये होता रहेगा। लेकिन हमारा ये मानना है कि हमने कहा कि 3 रास्तों पर साथ ही साथ चलना है। पहला रास्ता
कि जिन मुद्दों पर पार्टियों के अंदर सहमति है, जैसे जनतंत्र की बचाव, संविधान की बचाव, सांप्रदायिकता, ध्रुवीकरण के खिलाफ, अडानी के मतलब इस तरीके से जो स्कैम्स हो रहे हैं उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन, इन सवालों पे जहां पर सहमति है वहां पर एक राष्ट्रीय अभियान जो है ये पार्टियां सामूहिक तरीके से मिलकर करें। दूसरी रास्ता ये है कि साथ ही साथ जो चलना चाहिए, जो आम मेहनतकश लोगों की जो समस्या है, जिंदगी की जो हालत है, अभी जो मैं बता रहा था जो परिस्थितियां हैं, उससे राहत दिलवाने के लिए हम विरोध में उतरे, विरोध प्रदर्शनों में, प्रोटेस्ट एक्शन में उस पर उतरे। तीसरा रास्ता कि हर प्रदेश के अंदर वहां की ठोस परिस्थितियों के अनुसार मैक्सिमम यूनिटी जो है वो हो आपकी नॉन बीजेपी पार्टियों में, ताकि मैक्सिमाइजेशन ऑफ एंटी बीजेपी वोट, वो है मकसद, उसके लिए प्रयास करें। तो इसके आधार पर अब ये चर्चाएं चल रही है और हम समझते हैं कि जैसे 2024 नजदीक आएगा ये फ्रक्टिफाई होगा। और वो भी और उनके साथी भी, और बाहर आकर विपक्षी की एकजुट की भाषा करते हैं। देखिए, ये सवाल राजनीति की है, कौन किसको मिलता नहीं है, किस मुद्दे पर आपका क्या है रुझान। आज देश के अंदर ये हमला हो रहा है आपके संविधान पे, जनतंत्र पे दुरुपयोग हो रहा है सीबीआई ईडी का, और कोई भी आपके राजनीतिक विपक्षी है उसके ऊपर जो है इस तरीके से कार्रवाई करके उनको चुप करवाने की कोशिश है, उसके खिलाफ आप खड़े हो लड़ने के लिए या नहीं। अब कौन किसको मिला, कौन सा रंग का शर्ट पहना, ये नहीं है हमारी चिंता। हमारी चिंता है मुद्दों पर कहां पर खड़े हैं, विचारधारा के आधार पर ही तो मुद्दों पर कहां खड़े हो निर्धारित होता ना। विचारधारा की, अरे इतने साल कहाँ थे वो, साथ थे ना। कहाँ पे मुझे बताइए, सवाल आप पूछ रहे हो ना, मैंने पूछ रहा हूँ। नहीं, आप बोलेगा कहाँ पे। अबे तय कर लो, सवाल कौन पूछ रहा, आप या मैं पूछ रहा। हाँ, आप पूछ रहे हो ना। तो इतने साल पवार साहब की राजनीति कहाँ खड़ी है। उनको कहने का यह है मतलब कि शरद पवार साहब की राजनीति भरोसेमंद नहीं है। अरे वो उनका ख्याल हो सकता है, फिर कोई उनकी जनवादी अधिकार है वो ख्याल रखने के लिए, हम उसकी पूरी समर्थन करते हैं, उनके अधिकार का ख्याल का नहीं, उनके अधिकार का पूरी समर्थन। हर पहलू से अगर आप देखें तो ये बहुत एक गंभीर संकट में डूब रहा है। आर्थिक पैमाने पर आज ही आंकड़े आए हैं, आपका कोर सेक्टर जो होता है, 8 जो सेक्टर इंडस्ट्रीज है, उसका ग्रोथ रेट जो है 9.65% से घट के 3.6% पे उतरा है। अगर कोर सेक्टर की ये हालत है और एमएसएमई तो लुढ़के पड़े हैं, वो तो खुल ही नहीं रहे हैं, और अगर इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग का ये हालत है तो बेरोजगारी और बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। जो सरकारी आंकड़े जो है वो खुद दिखाते हैं कि सबसे अधिक बेरोजगारी आज के दिन है अपने देश के अंदर, उससे भी कई गुना ज्यादा होगा। दूसरी तरफ महंगाई, आपकी बेरोजगारी की वजह से आमदनी घटना, और मनरेगा के लिए जितना वो एलिगेशन दे देते, जो थोड़ा बहुत गुजारा देता था ग्रामीण इलाकों में, उसके अंदर भी भारी कटौती। तो लोगों की रोजमर्रा जिंदगी के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला चल रहा है। और अपने किसानों को जो वादा किया था न्यूनतम दाम पर वो एमएसपी का घोषणा करेंगे, कानूनी अधिकार देंगे उनको, वो 1 साल से ज्यादा हो गया। मोदी साहब ने खुद वादा किया था, 1 साल से ज्यादा हो गया, वो लागू नहीं हो रहा। अब खेती के अंदर भी इस बार गर्मी जिस तरीके से पड़ रही है उसके चलते हुए गेहूं का खेती में बहुत भारी कमौती होने की संभावना है, वो नजर आ रहा है, मतलब वो फसल जो आ रही है नजर आ रहा है। तो अब ये इसका मतलब ये है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जितना आपको धान वहां से वितरण करना है वो घटेगा, तो लोगों की जिंदगी की हालत जो है बिगड़ती जा रही है। इस पे सरकार का कोई चिंता नहीं। दूसरी ओर अपने देश के मतलब पहलवान सब सड़कों पे उतरा है, बेचारे उनके साथ जो अत्याचार हुआ,
अब जब वो मेडल ले आते थे देश को प्रधानमंत्री खुद, और हम लोग सब बड़ा स्वागत करते थे, उनकी वाह वाह करते थे। अब जो है उनकी बात मानने के लिए सुप्रीम कोर्ट कहने के बावजूद ये सरकार उसके ऊपर चुप है। आखिर 1 महीने के बाद गृह मंत्री मणिपुर गए, वहां पे कहा जाता है कि 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों की तादाद में लोग जो है डिस्प्लेस हो गए, और वहां पे कंट्रोल काबू नहीं पा रही है सिचुएशन। ये सब समस्याओं के ऊपर ध्यान जो देना चाहिए सरकार को, वो ना देते हुए लगे हुए थे अपने नए पार्लियामेंट की इमारत की उद्घाटन में। प्रक्रिया होता था, पार्लियामेंट्री कमेटियां होती, हम खुद एक कमेटी के चेयरमैन रहे हैं तकरीबन 10 साल, और वो कमेटियों के अंदर हर जो विधेयक जो पार्लियामेंट के अंदर पेश होता है, वो अपने अपने रेलेवेंट कंसर्न कमिटीज के अंदर उसके बारे में विश्लेषण होती है, चर्चा होती है, स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाता है। अगर मीडिया पॉलिसी के बारे में कोई नई कानून है तो आप लोगों को बुलाया जाता है, आपकी बात सुनते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया पूरा बंद। 76% जो है विधायक मनमोहन सिंह के 10 सालों में ये पार्लियामेंट्री कमेटियां में गई। अब मोदी साहब के चलते हुए 13% जो है इन कमेटियों में गए। बजट पास हो जाता है, आपके ये क्या खेती की कानून पास हो जाते हैं, लेबर कोड्स पास हो जाते हैं बिना कोई बहस के। 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की अधिकार सरकार अपने हाथ में लेती है बजट के नाम पे 7 मिनट के अंदर। यानी मंत्री पेश करता है, उसके ऊपर हाँ ना की मतलब वॉइस वोट होती है, उसके बाद वो फाइनेंस बिल पेश होती है, वॉइस वोट होती है, 7 मिनट में सब प्रक्रिया खत्म। सरकार को अधिकार मिल गई 50 लाख करोड़ रुपए को खर्च करने का। अब ये इस तरीके से खिलवाड़ हो रही है पार्लियामेंट। इस समय नई इमारत बना के कोई मतलब नहीं है। पार्लियामेंट की जो असली उसकी बुनियाद है, उसका काम जो है, उसको अब मजबूत करना, वो है मुख्य रूप से जरूरत। तो इन सब के साथ ये नफरत की वातावरण, हिंसा की वातावरण, और इस सब के चलते हुए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, और कोई सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं। अडानी कांड में हर दिन नए सबूत निकल रहे हैं कि कुछ ना कुछ घपला हो रहा है, लेकिन उसके बारे में प्रधानमंत्री चुप। पूरा का पूरा पार्लियामेंट सेशन ही खत्म कर दिया क्योंकि जवाब नहीं देना चाहते। सवाल जो पूछे गए सांसदों की तरफ से, उन सवालों को आपने रिकॉर्ड से एक्सपंज कर दिया। तो कल को कोई बोलेगा कि ये सरकार जवाब नहीं दे रही है, उल्टा सरकार कहेगी कि सवाल ही नहीं पूछा तो हम जवाब कैसे दें, क्योंकि वो सवाल है ही नहीं रिकॉर्ड पे। अब इस तरीके की बात जो हो रही है, इसे हम कहते हैं कि ये सब तरीके से चल रहा है। ये जरूरी है कि आज के दिन इस सरकार को मतलब अपने सरकार और सरकार की और राजतंत्र से इनको अलग रखना जरूरी है। भारत की संविधान को बचाना है और भारत के अंदर जनतंत्र को बचाना है।